क्या पढ़ रहे थे? हरिहर काका, है काका। ना? ठीक, हरिहर काका का दो भाग हो गया, आज तीसरा भाग। तो पाठ में जाने से पहले एक बार देखते हैं कि किसको कितना याद है ना? हरिहर काका जो यहाँ का इस पाठ के लेखक हैं वो कौन है? मिथिलेश हैं। तो लेखक जो है हरिहर काका के बारे में क्या बताते हैं? हरिहर काका का और लेखक का बचपन में उनका संबंध कैसा था? सर हरिहर काका काका लेखक के पड़ोसी थे और वो लेखक के साथ बहुत खेलते थे और वो एक पिता से भी ज्यादा प्यार करते थे उनको। हाँ, तो जब लेखक जो है बचपन में जब उनके साथ तो बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, वो उनके साथ खेलते थे और हरिहर काका जो है उनको अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करते थे ना। लेकिन जब हरि लेखक जो है बड़े हुए और कहीं पर जाकर अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन जब वो गांव वापस आए तो वो किससे मिलने गए थे? हरिहर काका से मिलने गए थे। तो जब वो हरिहर काका से मिलने गए तो हरिहर काका किस परिस्थिति में थे? सर हरिहर काका बहुत ही चुपचाप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब लेखक ने उनसे पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है तो उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तो वो एक असमंजस में फंसे थे कि वो क्या बताना चाह रहे थे, वो भी वो नहीं बता पा रहे थे। तो कारण क्या था? तो हरिहर काका के परिवार के बारे में हम जानते हैं। तो हरिहर काका के कितने भाई थे? तीन भाई तीन थे उनको। तीन भाई थे, हरिहर काका को मिलाकर चार। चार। चार भाई। हरिहर काका के परिवार की जो जायदाद था या खेत था वो कितना था? 60 हिस्सों बीघा में जमीन। 60 60 बीघा, बीघा हाँ जमीन। 60 बीघा जमीन। तो हरिहर काका को छोड़कर बाकी सबके जो है बच्चे भी हो गए और उनकी भी शादी हो गई थी। हरिहर काका की भी दो शादी हुई थी और उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग से। स्वर्ग सिधार गए, मृत्यु हो गई दोनों पत्नियों की। और उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी हरिहर काका अपने भाई के परिवार को ही अपना परिवार मानकर वहां पर रहते थे। ठीक, लेकिन जो तीनों भाई थे, तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को तो गोल के रखा था कि हरिहर काका की देखभाल करे, लेकिन क्या उनकी पत्नियां हरिहर काका की देखभाल करती थी? सर सिर्फ थोड़े समय के लिए, शुरुआत में पर उन्होंने उसके बाद हाँ, उसके बाद वो लोग ने छोड़ दिया। ठीक है ना? तो उन्होंने छोड़ दिया। तो एक बार जब हरिहर काका बीमार पड़ गए थे और बीमारी से जब उठे थे तो उनका मुंह मुंह में कुछ मन कर रहा था कि कुछ अच्छा स्वाद वाला खाए। तो उसी समय उनके एक भाई का जो बेटा था वो शहर में काम करता था, तो वो अपने दोस्त को लेकर गांव आया था। तो जब ये स्थिति पता चला हरिहर काका को तो बहुत आनंदित हुए कि आज शायद मुझे कुछ अच्छा खाने को मिले। अच्छा बना भी, लेकिन सब खाकर चले गए और हरिहर काका के हाथ में क्या? रूखा सूखा रोटी। तो जिसके कारण हरिहर काका गुस्सा हो गए और थाली को उठाकर फेंक दिया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए हवेली से निकल गए। अब इस चीज को उस दालान पे बैठा ठाकुर बाड़ी का एक पुजारी देखा और उसने तुरंत जाकर महंत को बता दिया, है ना? और महंत क्या किया? इस चीज का फायदा उठाने के लिए तुरंत चल पड़ा और उसे बीच रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए और उसे ले जाकर वो ठाकुर बाड़ी लेकर चला गया। और ठाकुर बाड़ी में लेकर जाने के बाद तुरंत अपने जो सेवकों को उन्होंने आदेश दिया कि इनकी खातिरदारी की जाए, इनकी सेवा की जाए, एक कमरे में इन्हें, है ना, सोने के लिए बिस्तरा लगा दिया जाए। शाम को जब भाई आए तो वो इस बात को देखकर बहुत हैरान हुए और तुरंत वो ठाकुर बाड़ी पहुंच गए और हरिहर काका को वहां से ले जाना चाहते थे। लेकिन इस बीच में महंत आ गया और गांव के लोगों ने भी इन भाइयों को समझाकर भेज दिया। तो भाई निराश होकर आ गए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना? तो अब चलते हैं आगे। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, अभी हरिहर काका कहाँ पर है? ठाकुर बाड़ी। ठाकुर बाड़ी में, है ना? तो रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान मने मिठाई और व्यंजन मने डिशेस, है ना, फूड मिले, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। तो ठाकुर बाड़ी में है तो ठाकुर बाड़ी में रात को जो उनको खाना मिला है अपने पूरे जीवन में वैसा खाना वो कभी नहीं खाए थे।
घी टपकते हुए मालपुए, जो मालपुए थे, जो मिठाई थी, वो मिठाई से घी टपक रहा था। रसगुनिया, है ना? जैसे अभी रसगुल्ला वगैरह बोलते हैं, और लड्डू, छेने की तरकारी, छेने की तरकारी माने पनीर, छेना माने पनीर, दही, कर्ड, खीर, है ना? तो ये सब जो चीज है उनको रात को खाने के लिए दिया गया। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था, और हरिहर काका को बिठाकर पुजारी स्वयं अपने हाथों से खाना उनके सामने परोसा गया। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे, और पास में ही महंत बैठा, और महंत जो है धर्म चर्चा कि ये मतलब बताते ना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, धर्म की बातें बता रहा था और उनके मन में शांति पहुंचा रहा था। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख और शांति और संतोष पाया, वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। तो उस रात में जो उन्होंने सुख और शांति पाई थी हरिहर काका, वो अपने पूरे जीवन में कभी उसको ऐसा सुख और शांति नहीं मिला था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके, लेकिन जब तीनों भाई ठाकुर बाड़ी से घर आए और सोने का प्रयास कर रहे थे, उनको नींद नहीं लग रही थी। क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि हरिहर काका ठाकुरवादी में थे, और हाँ, तो उनको क्या आशंका है, उनको डाउट क्या है कि कहीं वहीं रह जाएंगे तो उनके हाथ से क्या निकल जाएगा? 15 बीघा जमीन। हाँ, तो जमीन। 15 बीघा खेत जो है उनके हाथ से निकल जाएगा। तो भावी आशंका उनके मन में मचती रही। तो भावी आशंका माने डाउट, भावी माने फ्यूचर, आशंका माने डाउट। तो भविष्य की जो शंका है, भविष्य का जो डाउट है, कि वो उनको मन को शांत नहीं होने दे रही थी, सोने नहीं दे रही थी। क्यों? 15 बीघे खेत की बात है भैया, इस गांव की उपजाऊ जमीन, और वो जमीन भी कैसी उपजाऊ, 2 लाख से अधिक की संपत्ति, और उस 15 बीघे खेत की जो मूल्य जो है, वैल्यू जो है कितना है? 2 लाख। और उस जमाने में 2 लाख मतलब समझते हो? आज के जमाने में 2 करोड़ हो सकता है उसका, है ना? तो इतनी संपत्ति कोई हाथ से जाने देगा? नहीं। तो हर एक के मन में लालच था। अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं के ना रहेंगे। तो इतना जमीन, इतना वैल्यू, इतना मूल्य वाला चीज अगर हमारे हाथ से निकल गई तो हम कहीं के ना रहेंगे, हम किसको मुंह दिखाएंगे? ये सोच जो है उनको रात भर सोने नहीं दे रहा था। ठीक। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। तो रात भर सो नहीं पा रहे थे, जैसे सुबह हुआ तीनों भाई तुरंत निकले और ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, और तुरंत तीनों भाई कहा जाकर हरिहर काका के पास जाकर उनके पांव पकड़ लिए और रोने लगे। है ना? यहाँ ध्यान से देखो, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी, और उन्होंने हरिहर काका से माफी मांगी कि भैया हमें माफ कर दो, ये गलती पूरी हमारी पत्नियों की है। उन्हें दंड देने की बात कही, हम उन्हें दंड जरूर देंगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई, और साथ में ही अपने खून के रिश्ते की बात बताने लगे। हम तो आपके छोटे भाई हैं, है ना? हमसे जो भी कुछ गलती हो गई, आपको हमें माफ कर दो या हमें दंड दो। इस प्रकार की बातें बताना स्टार्ट किया। हरिहर काका का दिल पसीज गया, और धीरे धीरे हरिहर काका का दिल पसीज गया। दिल पसीजना ना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होगा? दिल पिघल गया। हाँ, दिल पिघल जाना। पिघल गया। दिल पिघल जाना, दिल पसीज जाना माने दिल पिघल जाना। तो उनका दिल पिघल गया और उनके ऊपर दया आ गई। अरे मेरे ही भाई है ना। इस प्रकार वो पुनः वापस घर लौट आए, और वो ठाकुरबाड़ी छोड़कर भाइयों के साथ घर आ गए। लेकिन यह क्या, लेकिन अब क्या? इस बार अपने घर में जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, यहाँ पर लक्ष्य किया माने देखा, है ना? लक्ष्य किया माने देखा। तो उन्होंने बदलाव, चेंजेस अपने घर में, जैसे वो घर पहुंचे और घर में जो चेंजेस उन्होंने देखा, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। और वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गए। वो भी कैसा आश्चर्य? आश्चर्य 2 तरीके से होता है, एक घबराहट से होता है और एक हैप्पीनेस से होता है। कभी-कभी हम ज्यादा हैप्पीनेस में भी आश्चर्य हो जाते हैं, और कभी-कभी घबराहट में भी आश्चर्य होते हैं। तो यहाँ पर सुखद आश्चर्य माने उनके लिए ये आश्चर्य, आश्चर्य जो हैप्पीनेस का मोमेंट था, है ना? हैप्पी मोमेंट में ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि उनके जो सब बर्ताव था, सब बर्ताव सबका बदल चुका था। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार है। सिर आंखों पर उठाना, सिर आंखों पर उठाना, उनकी सेवा करना। हाँ, मतलब बहुत ध्यान रखना, बहुत सेवा करना। तो घर के जो छोटे हैं बड़े हैं सब सेवा के लिए तैयार थे, सब उनके मदद के लिए तैयार थे।
भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। और जैसे हरिहर काका पहुंचे, तीनों भाइयों की जो पत्नियां थी उनके पैर पर माथा रख, मतलब अपना जो सिर है उनके पैरों पर रख कर, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो करके क्षमा याचना, है ना, याचना माने मांगना, क्षमा की भीख मांगी। फिर उनकी आओ भगत माने स्वागत, है ना, उनकी देखभाली और जो खातिरदारी, खातिरदारी समझते हो, खातिरदारी उनकी सेवा शुरू हुई। वैसे खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती थी। तो जो उनकी जो मेहमान नवाजी, खातिरदारी, आओ भगत माने हम लोग और एक वर्ड ले सकते हैं मेहमान नवाजी, या फिर जो सेवा जो है वो सेवा किसी मेहमान के आने पर भी कोई नहीं, मतलब नहीं करते, उससे ज्यादा उनकी सेवा करने लगे। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। अब यहाँ इनके इनके घर का जो बर्ताव था वो कैसा होता था, एक समय में इनको खाने के लिए नहीं पूछा जाता था और जो बचा कुचा दिया जाता था। अब क्या हो गया, अब सुबह शाम इनके पास जाया जाता है और पूछा जाता है कि आप क्या खाएंगे। उनके बताने के बाद ही वो चीज पकाया जाता था और उन्हें उनके लिए परोसा जाता था। मतलब उनके इच्छा के मुताबिक खाना बनता था। और ये बात ध्यान रखना, 5 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, मुस्तैद माने अपॉइंटेड, 5 महिलाएं उनकी सेवा में लगातार लगे रहते थे। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते थे और हरिहर काका जो है बहुत आराम से जो है अपने दालान में, दालान मैंने बताया था ना जो हवेली का पहला जो कमरा होता है ना, तो उस कमरे में आराम से पड़े रहते थे। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर, भी किसी चीज की इच्छा होती। हरिहर काका, हाँ, हरिहर काका समझ गए कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों, उनकी जमीन की बहन की वजह से। हाँ, तो ये सब क्यों, क्योंकि उन्हें अगर महंत ले जाता नहीं तो ये सब होता नहीं। लेकिन उन्हें जब महंत लेके चला गया तो उन्हें पता चला कि मेरी क्या वैल्यू है, मतलब मेरे पीछे जो 15 बीघा खेत है उसकी वैल्यू क्या है। अगर ये लोग नहीं देखेंगे तो ठाकुर बाड़ी पहुंच जाऊंगा तो ठाकुर बाड़ी में महंत मुझे उतनी से अच्छे से देखेगा। हरिहर काका भले ही अनपढ़ थे लेकिन बहुत समझदार थे। वो ये समझ गए थे कि ये सब किसके लिए हो रहा है, मेरी खेत के लिए हो रहा है। तो ये इनको ये सब चीज याद कराने वाला या इनको ये सब चीज समझाने वाला कौन था, महंत था, क्योंकि महंत लेके गए तब इन्हें समझ। के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं जब हम समाज में रहते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे घर की हर बात हम बताएं, लेकिन लोग इतने समझदार होते हैं कि कैसे भी कुछ जो गुट होते हैं, कुछ जो रहस्य होते हैं वो पता लगा ही लेते हैं। सही बात। तो हरिहर काका की इस घटना के साथ भी ऐसा ही हुआ, है ना। उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को या समाज में जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मोस्टली जो है गाँव में, है ना, शहरों में तो उतना ध्यान नहीं देते। जैसे गाँव में अगर किसी के घर में कुछ होता है तो वहाँ बताए या ना बताए, भले बताए ना भी बताए तो लोग जो है अंदाजा तो लगा ही लेते हैं, है ना। तो हरिहर काका के गाँव में भी लोग जो हैं कुछ ऐसे ही अंदाजा लगा रहे थे। हरिहर काका के घटना के साथ भी ऐसा ही हुआ।
दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी असरदार होती है। और लोगों की जुबान से मतलब यहाँ पर देखो ये लाइन समझो कि कोई आदमी बताए एक चीज, जैसा कि मतलब एक रहस्य जो है, जैसे कि एक आदमी जो है दूसरे आदमी से शेयर करता है, ठीक, लेकिन इससे भी ज्यादा पैनी और असरदार क्या होता है जब कोई घटना घटती है। एक घटना घटी तो वो उस घटना को देखे हुए 10 लोग जो है उस रूमर्स को फैला देते हैं। बोलने वाला आदमी बोलने से कोई एक आदमी होगा, वो बोलेगा कि एक के पास जाकर दूसरे के पास जाकर, उसके लिए बहुत टाइम लगता है हर लोगों से मिलकर बताने के लिए। लेकिन घटना घटना के लिए टाइम नहीं लगता। एक बार घटना कुछ घटी, उस घटना को देखकर जितने लोग देखे होंगे उतने लोग जो है उतने प्रकार के रूमर्स फैला देंगे। ठीक, तो लोगों की जुबान से घटना की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। समझे लाइन, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। घटनाएं जो है स्वयं अपने आप ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों की बताने की जरूरत नहीं। घटना जो है, हम कोई घटना को देते हैं, उसी को देखकर ही एज्यूम कर लेते हैं कि क्या हुआ है, राइट? उसको देखकर, उस घटना को देखकर ही एज्यूम कर लेते हैं कि क्या हुआ है। अब वो सच है कि झूठ है पता नहीं, लेकिन हम तो एज्यूम कर लेते हैं। ये लोगों की एक फितरत है, ठीक? तो लोगों की कहने की जरूरत नहीं रहती, वहां पर लोग आकर बताने की जरूरत नहीं क्या होती है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है। ये सब घटना देखकर लोग जो है एज्यूम कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और ना हरियर काका के भाइयों ने। तो कल जो घटना घटी थी, क्या घटना घटी थी कि हरियर काका को महंत जी लेके गए और उसके भाई, तीनों भाई शाम को दौड़े, फिर सवेरे दौड़े टॉकरबारी और सवेरे दौड़कर लेके आए। इस घटना को लोगों ने देखा, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को मालूम नहीं, लेकिन लोगों ने अपना अंदाजा लगा ही लिया। ना महंत आकर कुछ बताया, ना हरियर काका के भाइयों ने आकर बताया, लेकिन लोगों को एक अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। तो कोई बताने के ना बताने के बावजूद भी लोगों को पता चल गया सच्चाई क्या है। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। तो जब से ये घटना घटी उसके बाद जहां पर भी गांव में मीटिंग, देखो गांव में जो है चौबारा होता है, कुछ कुछ मंच जैसे होते हैं ना, तो वहां पर लोग बैठते हैं और हर तरह तरह की बातें जो है करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो जहां बैठक होते रहते थे वहां पर यही सिलसिला चलता था कि भाई हरियर के साथ ये घटना हुई, हरियर के साथ ये घटना हुई, हरियर के साथ ये घटना हुई, है ना? तो ये इसका जो सिलसिला निकला वो अब चल ही रहा था पूरे गांव में। कुछ लोग कहते हैं कि हरियर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, उससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। तो अब जो गांव के लोग हैं अपनी अपने बैठक लगाने लगे, क्योंकि उनके पास जो है सवेरे सवेरे कुछ काम होता है, खेत जाते हैं, खेत में काम करके आते हैं, तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था। उनका मनोरंजन ही क्या है कि चौबारे पर बैठकर बातें करना। तो जो लोग हैं बैठते थे। बैठने के बाद तो वहां के लिए जो हॉट टॉपिक था ये हरियर काका की घटना। तो वहां पर जो लोग थे वो दो गुटों में बट चुके थे। कितने गुटों में? दो गुटों में। तो कुछ लोग, एक साइड के जो लोग हैं वो कहते थे कि भाई हरियर काका को अपनी जमीन किसको दे देनी चाहिए? ठाकुर बारी के नाम कर देनी चाहिए, मतलब उस मंदिर के नाम कर देनी चाहिए, महंत के नाम कर देना। भवन वगैरह बनाए जा सकते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग और जो और लोग हैं वो मान्यता यह थी कि हर परिवार तो अपना ही होता है। अरे भाई, ऐसे कैसे किसी दूसरे का नाम कर देगा? उनका एक परिवार है और उनके परिवार में भाई हैं, तो भाई अपना परिवार होता है। तो अगर किसी के पास जमीन या जायदाद जो है किसी के हक होती है तो उसके परिवार का हक होता है, तो उन्हें उसे अपने परिवार को ही परिवार के नाम ही करना चाहिए, तो उनके भाइयों के नाम करना चाहिए, ऐसा दूसरा गुट का मानना था। तो अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। अगर वो अपनी जायदाद अपने भाइयों को नहीं देते हैं तो उनके साथ वो अन्याय कर रहे हैं। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। तो अगर ऐसा नहीं करते तो वो खून के रिश्ते के साथ धोखा होगा, है ना? दूसरे लोग जो है ऐसा मानते थे। एक लोग मानते थे कि उनकी जो जायदाद है किसको दे देनी चाहिए? आंसर एक कुछ ठाकुर लोग जो है बाड़ी की ठाकुर बाड़ी। राइट, आंसर देते रहो। कुछ लोग कहते थे कि उनको जो जायदाद है ठाकुर बाड़ी को देनी चाहिए, और कुछ लोग कहते थे कि उनकी जो जायदाद है अपने भाइयों को ही देनी चाहिए। ठीक, तो जितने मुंह उतनी बात है। एक देखो ये लोकोक्ति है,
जितने मुंह उतनी बातें, मतलब जितने लोग होंगे उतनी तरह की बातें करेंगे। ठीक, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। मसला, मसला माने टॉपिक। ऐसा जबरदस्त टॉपिक पहले कभी सुनने नहीं मिला था उस गांव में, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। तो ऐसा टॉपिक पहले कभी नहीं मिला था, क्योंकि इस प्रकार की जो इतने झंझट वाले नहीं थे। या तो सीधा कोई भी क्या करता था, ठाकुरबाड़ी का नाम कर देता था, जिसको कोई नहीं होता था, और जिसके होते थे उसको अपने परिवार के नाम करता था। लेकिन पहली बार ऐसा सिचुएशन आया कि वो एक आदमी जो है असमंजस में पड़ गया है, डायलेमा में पड़ गया है कि उसको अपनी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम करनी चाहिए, अपने परिवार के नाम करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है एक बड़ा टॉपिक बन गया था। तो इसे लोग जो है कालिया जाने नहीं देना चाहते थे, कोई मौन नहीं रहना चाहता था, कोई साइलेंट नहीं रहना चाहता था। हर लोग अपने अपने तरीके से उसको सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे, सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। और प्रतीक्षा माने इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। और इसी क्रम में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो जो बातें हैं, वो जो टॉपिक है, वो हॉट टॉपिक बन रहा था। गर्माहट भरी माने हॉट टॉपिक बन रहा था, और रूमर्स जो है फैल रहे थे। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से दो वर्गों में बंटने लगे। बताया ना। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब कुछ लोग सामने आकर, कुछ लोग अपने आप में, अपने घर के अंदर चुपका। हर कोई जो आदमी है बाहर आकर एकदम डायरेक्ट बात नहीं करता, कुछ लोग अंदर कुछ बातें करते रहते, कुछ लोग सोचते रहते ना। तो इस प्रकार लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से कितने वर्ग में बट गए, दो वर्गों में, दो सेक्शन में बट गए थे। एक सेक्शन का मानना था कि उसे ठाकुरबाड़ी सेक्शन के लोग और इस टॉपिक को लेकर कई सारे मीटिंग होते थे, जहां पर यहाँ हरिहर काका भी नहीं बैठता था, महंत भी नहीं बैठता। लेकिन जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो बैठे, वो अपने तू में मतलब लड़ाई कर लेते थे, झगड़ा कर लेते थे बातों बातों में, है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं गांव में होती रहती थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दें। तब ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इस इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। तो एक वर्ग के लोग ये मानते थे कि उनकी जो जमीन है वो ठाकुर जी के नाम लिख देना चाहिए, जिससे ये ठाकुरबाड़ी की जमीन जो है और बढ़ेगी, इसकी संपत्ति और बढ़ेगी, और पूरे इलाके का सबसे बड़ा ठाकुरबाड़ी बनेगा। और इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं। और जो इस वर्ग के जो लोग होते थे, वो धार्मिक संस्कारों के मतलब धार्मिक संस्कारों के मतलब उस ठाकुरबाड़ी से किसी ना किसी तरह से वो जुड़े हुए थे, है ना। साथ ही साथ किसी ना किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े। सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग भी प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। तो ये जो लोग थे, ये अक्सर कौन थे कि रोज जो है ठाकुरबाड़ी में जो ठाकुर है उन भगवान को जब प्रसाद लगाते हैं, तो तरह तरह के जो व्यंजन बनते हैं, तो उन्हें खाने के लिए साधु संत वहां रहते हैं। उनके साथ साथ गांव के कुछ पेटू, पेटू माने जो खाने के शौकीन हैं, और चटोर, है ना। पेटू और चटोर माने खाने के जो शौकीन और लालची किस्म के जो लोग होते हैं ना, उन्हें पेटू और चटोर किस्म के लोग कहते हैं। वो प्रसाद पाने के लिए वहां पहुंच जाते थे। तो इससे क्या है कि ठाकुरबाड़ी जितना बड़ा होगा, उससे उनका ही उतना लाभ होगा, उतना फायदा होगा। तो इस कारण इस वर्ग के लोग जो हैं, इनका दावा ये था कि उन्हें ठाकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए जमीन, जिससे इनका भी फायदा हो। जितना ज्यादा संपत्ति ठाकुरबाड़ी की बढ़ेगी, उतना इन लोगों को भी थोड़ा बहुत लाभ मिलते रहेगा, खाने मिलते रहेगा वहां पर। तो ये लोग इसी वर्ग की हिमायती हैं। तो ये लोग इस वर्ग के पक्ष करते थे। दूसरे वर्ग के गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे ही किसान हैं जिनके यहाँ हरियर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। और जो दूसरे वर्ग के लोग थे, वो प्रगतिशील विचारों वाले और ऐसे किसान थे जिनका कोई परिवार होता था, उनकी पत्नी होती थी, उनके जो बच्चे होते थे, और वो ये सोचते थे कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे, उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो उस किस्म के लोग क्या सोचते थे कि भाई परिवार वालों को ही मिलना चाहिए संपत्ति। तो गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। तो इस घटना को लेकर, इस बात को लेकर अक्सर जो है मीटिंग होते थे, बैठक होते थे, और वहां के जो लोग हैं, जो मुख्य जो लोग हैं जिनके बीच झगड़ा हो रहा, वो वहां तो रहते नहीं थे। जो लोग हैं आपस में वो लड़ लिया करते थे। इस कारण गांव का वातावरण जो है तनावपूर्ण, टेंशनपूर्ण हो गया था, और लोग हमेशा एक ही प्रतीक्षा में थे कि क्या होगा।
लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना ना। तो हरिहर काका जो है किसी नहीं बोलते थे, किसी को भी ना नहीं बोलते थे, क्योंकि अगर वो बता देते हैं कि नहीं मैं ठाकुरबाड़ी को नहीं दूंगा, अपने भाइयों को ही ये जमीन जायदाद लिखूंगा, तो महंत दुखी हो जाएगा। अगर महंत दुखी हो जाएगा और महंत के दुखी हो जाएगा तो उन्हें एक दुख लगेगा कि जिस आदमी के कारण आज मुझे ऐसा सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसको मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ, है ना? तो उसका मन दुखी ना करने के लिए वो ना हाँ कहते थे, हाँ ना। वे महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी है। इस मुद्दे जागरूक, और हरिहर काका बहुत जागरूक थे, अवेयर थे और समझदार थे। अनपढ़ थे लेकिन समझदार थे। वो समझ गए थे कि जब तक मेरे हाथ में ये जमीन है, तब तक ही मुझे मेरी भाव-भगत है, तब तक ही वे देखेंगे, है ना? तो इसी कारण ना वो भाइयों के पक्ष में लिखूँगा, ना वो ठाकुरबाड़ी के पक्ष में लिखूँगा करके किसी को भी कोई आंसर नहीं देते थे, ठीक? पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएँ बढ़ती जा रही, लेकिन समय धीरे-धीरे बीत रहा था और हरिहर काका अपने परिवार में बहुत खुश थे, क्योंकि अब जो देखभाल जो है बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, जिसके कारण महंत की चिंता बढ़ने लगी। महंत अब सोचने लगा कि भैया फँसा हुआ चिड़िया, जाल में जो फँसा चिड़िया था, वो कैसे उनको फंस गए। दुखी थे, धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दो, किंतु भाई के मुंह माया। तो महंत जी कि शायद हरिहर एक ही धर्म संकट डिलेमा में पड़ा होगा कि वो तो चाहता है मन से कि ठाकुरबाड़ी को लिख दूं, लेकिन दूसरी हेलो जी सर। जी सर। स्क्रीन हट गया ना? हाँ सर। हाँ सर। कनेक्शन कट हुआ है। आया अभी? हाँ सर। आ गया? लोड हो रहा है। आया? हाँ सर। हाँ, हाँ, तो मतलब महंत क्या सोच रहा था कि धर्म संकट में है, कि वो तो लिखना चाहता है ठाकुर जी को, लेकिन लोगों के कारण वो अपने भाई के परिवार में मोह माया में फंस गया। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण करना, जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, महंत जो है दूसरा प्लान लगाने स्टार्ट कर दिया। वो दूसरा प्लान, दूसरी योजना क्या है? वो किसी भी तरह से हरिहर को अपहरण करना चाहता था। अपहरण माने किडनैप। किडनैप। तो अब वो हरिहर को किडनैप करना चाहता था, जबरदस्ती उससे उसे किडनैप करके और उसके अंगूठे को निशान लेकर और जबरदस्ती जो है जमीन की जायदादों में अपने नाम करवाना चाहता था। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। एक बार अगर वो अंगूठा के निशान लग जाएंगे, बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। तो ये प्लान बना रहा था। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। तो महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। जो महंत जी था वो कैसा आदमी था? महंत जो है लड़ाकू,
मतलब लड़ने के लिए हमेशा तैयार होना। दबंग, दबंग बने समझते हो? गुंडागर्दी करने वाला। हाँ, गुंडागर्दी मतलब एकदम डेयरिंग, हर चीज है ना, लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा रेडी रहने वाला, तो उस आदमी को दबंग बोला जाता है ना। तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे दबंग बने। तो महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। तो उन्होंने जो प्लान बनाया था उस प्लान को वो अप्लाई करने के लिए वो पूरी तरह से जुट गए थे। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते ही वह कर रहे थे। गोपनीयता माने सीक्रेट, है ना। तो ये सब सीक्रेट रखकर ही वो इस बात को कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। तो इसके कारण जो ये बहुत ही साइलेंट और सीक्रेट तरीके से ये कर रहा था कि दिन को देख रहा था कि किस दिन उनको किडनैप किया जाए। तो जो भनक जो है लगी नहीं। बात अभी हाल ही की है, तो बात अभी कुछ की है। लेकर दिखाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ सर। संकट राज। हाँ, तो अब प्रत्याशित है, कंटिन्यू है। तो अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे, तो वो लोग नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करे और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। चंपत होना भाग गए, लादकर वो वहां से भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना सुनी ही थी। तो गांव के किसी भी लोगों कोई भी ऐसी घटना ना देखी थी ना सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे। तो गांव में जब काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढे, तो हरिहर का भाई जो है अब लोगों के साथ जो है उनको ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। तो उन्हें डाउट था कि ये सब ठाकुरबाड़ी के महंत का काम है। तो वो जो ठाकुरबाड़ी पहुंचे, वहां खामोशी और शांति नजर आई। लेकिन वहां पर कुछ पता नहीं चल रहा था। सब लोग शांत और खामोशी थी। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। तो वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला। तो वहां पर कुछ हलचल नहीं हो रही थी, सब शांत और सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं, ठाकुर के बाहर के डाकुओं का है। तो भाई लोग समझे कि ये शायद महंत का काम नहीं है, किसी डाकू का है। कोई डाकू तो किडनैप तो कर नहीं लेके गया। वे तो हजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त कर। वे सोच रहे थे अगर कोई डाकू इन्हें अपहरण किया है तो वो तो अब उन्हें छोड़ने के लिए कोई मोटी रकम मांगेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा कोई बातचीत नहीं की आवाज इसी में
का फाटक पीटने लगे इसी समय। तो उन्होंने सब जो है ठाकुर बाड़ी का जो गेट है उसे पीटने लगे। ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। तो जैसे ही वे ठाकुर बाड़ी का गेट पीटने लगे तो ठाकुर बाड़ी का जो छत है उसके ऊपर से पत्थर जो है उनके ऊपर आने लगे। वे तितर बितर हो गए। जब पत्थर आए तो वो सब तितर बितर वे तीनों भाई बचे रह गए। तो वहां सिर्फ 3 भाई बच गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध ठीक, तो वो तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। इसलिए वे कस्बे की पुलिस की थाने की ओर तो इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु और सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठों के निशान जबरन ले रहे थे। तो इधर जो ठाकुर बाड़ी के जो लोग हैं, महंत और उनके जो लोग हैं, वो हरिहर काका के अंगूठों के निशान जबरदस्ती ले रहे थे। किन पर? कुछ सादे और लिखे कागजों पर। हरिहर काका तो महंत के इस आ गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत इस रूप में भी दिखेगा। जिस महंत को वो आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे और जिस महंत के प्रति अभी तक उनके मन में जो आदर था, जो श्रद्धा था, से खत्म हो गया। वह महंत अब उन्हें घृणित देते थे, श्रद्धा देते थे। अब उसे उनके प्रति उन्हें घृणा होने लगी, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस महंत की मैं सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ। अब अपने भाइयों की तुलना में उन्हें बहुत ज्यादा पवित्र और नेक अच्छा लगने लगा। अब वो सोच रहे थे कि इस महंत की तुलना में तो मेरा भाइयों का परिवार ही बहुत पवित्र है, नेक है और अच्छा है। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। तो हरिहर काका जो है उस ठाकुर बाड़ी से निकलना चाहते थे और घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। और लोग महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया है हरिहर। और महंत जी है उन्हें समझा रहा है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब किया हूँ। अभी तुम्हें लगेगा कि हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम्हें समझ आएगा कि जिस तुम धर्म संकट में पड़े हो उससे हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम्हें समझ में आएगा कि करना है उसका यही एकमात्र रास्ता है। ठीक, इस प्रकार दूसरा भाग तीसरा भाग जो है समाप्त हुआ। तो कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। हरिहर काका का दिल क्यों पसीज गया? क्यों पसीज गया? क्योंकि वो उनके ठाकुर भाई बाड़ी से लौटे थे तब उन्हें बहुत ही उनकी बहुत अच्छी सेवा की गई थी। 5 औरतें उनकी सेवा करती थी। वो जो भी बोलते थे उनके नहीं सामने नहीं, वो पहला हाजिर हो जाती। देखो एक मिनट। हाँ, सर जब तो उनके हरिहर भाई काका उनको का दिल क्यों मनाने आए पसीज थे। गया? हाँ, मनाने आए थे तो उनके पैरों में गिर गए थे और उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा हाँ, कि हम अपनी पत्नियों को दंड देंगे और अपने भाई का तब रिश्ता उनका जो दिल है मतलब पिघल खून गया। का रिश्ता को बताने लगे। तब उनका दिल पिघल गया। ठीक, हरिहर काका की सेवा में कितनी महिलाएं मुस्तैद की गई थी यहाँ 5 पर? महिलाएं। 5। 5 महिलाएं कौन कौन थी? फिर 3 उनके भाइयों की 3 पत्नी पत्नियां और 2 उनके हाँ बहू। 2 उनके बहुएं थी। वह है। ठीक, हरिहर काका के मन में महंत के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव क्यों बढ़ रहे? तो महंत हरिहर काका के मन में महंत के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव क्यों बढ़ रहे थे? सर आई थिंक महंत जी की वजह से घर में उनकी अच्छी सेवा की गई थी।
हाँ, ये सब जो सेवा उनके घर में हो रहा था वो सब किसके कारण हो रहा था? महंत जी के कारण ही, क्योंकि महंत जी उन्हें ना लेकर जाते तो शायद ये बदलते नहीं, इनके दिलों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस कारण ये सब सेवा का जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहते थे? महंत को देना चाहते थे। इसीलिए उनके मन में उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव बढ़ रहे थे। हरिहर काका के जायदाद को लेकर गांव के लोगों में क्या मान्यता थी? लोगों में क्या मान्यता थी? लोग कितने गुटों में बट गए थे? सर 2 गुट। हाँ, 2 गुटों में बट गए थे। एक गुट का क्या मानना था? कि हरिहर काका को अपनी जो जायदाद थी वो ठाकुर जी के नाम करनी चाहिए थी, ताकि ठाकुर जी बहुत ही बड़ा हो जाए और विकास करे। और दूसरी थी कि उनको अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए थी, परिवार के नाम पर, क्योंकि वो उनकी परिवार है। क्या? क्योंकि वो उनका परिवार है ना। परिवार है। तो हाँ, लास्ट वाला देखो, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग कौन थे? सर उनका किडनैप करने वाले लोग कौन थे? महंत और कुछ साधु संत। तो ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके साथी। साथी। ठाकुरबाड़ी का महंत और उनके साथी। ठीक। उन्होंने हरिहर काके के साथ क्या किया? कुछ कागजों पे उनके अंगूठे के निशान, कागज पर उनके अंगूठे के निशान लिए। हाँ, तो कुछ सादे कागज और लिखे कागज निकाले और उनमें जबरदस्ती उनके अंगूठों के निशान ले लिए गए, है ना। तो आप लोग समझ जा सकते हो कि वो कागज क्या थे और उनमें अंगूठा का निशान क्यों लिया गया, है ना। हाँ सर। ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो और कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।